हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जिसको एमईसी भी कहा जाता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ a particular type of capital asset is the highest rate of return over cost expected from an additional or marginal unit of that type of asset। तो जब भी आप एक पर्टिकुलर एसेट को एक एडिशनल यूनिट उसका ऐड करते हो, एडिशन करते हो, उससे जो भी कॉस्ट से ऊपर आपको जो कमाई होती है, जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं, उसे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहा जाता है। कुछ बुक्स में इसको एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम द मार्जिनल डोज ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है कि लास्ट डोज ऑफ कैपिटल लगाने से जो कॉस्ट के ऊपर आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट या मुनाफा हुआ। ठीक है। In general terms, however, it may be regarded as the highest rate of return over cost expected from producing an additional unit of most profitable of all categories of capital asset। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जो भी आपका जो मार्जिनल यूनिट प्रोड्यूस करने से, लास्ट यूनिट को प्रोड्यूस करने से आपको जो भी कॉस्टिंग के ऊपर जो भी आपको प्रॉफिट बना है, उसे भी हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं। ठीक है। तो कुरिहारा पॉइंट्स आउट दैट द इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ अ कैपिटल ऑफ द कैपिटल एसेट्स अंडर अ स्पेसिफिक केस वेयर द एस्टिमेटेड फ्यूचर यील्ड इज परपेचुअली कांस्टेंट is the ratio of prospective yield of additional capital goods ऑफ देयर सप्लाई प्राइस। तो कुरिहारा ने थोड़ा इसको टेक्निकल टर्म्स में बताया था। तो वो ये कह रहे थे कि जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होती है वो क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड सप्लाई प्राइस। प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में कि कितने साल कैपिटल चलेगा, उसके नेट एनुअल रिटर्न्स जितने साल चलेगा उस सबको ऐड कर दो, और सप्लाई प्राइस का सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि उसकी मेंटेनेंस या डेप्रिसिएशन कॉस्ट। ठीक है। तो एल्जेब्रिकली इट मे बी स्टेटेड एज एमईसी मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इट इज़ द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब डिवाइड करके आएगा, प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय सप्लाई प्राइस। तो नीचे आपने ऐसे लिख लेना, वेयर एमईसी इज द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पीवाई इज द प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ कैपिटल एसेट पर यूनिट ऑफ टाइम के एक साल का, एंड एस पी इज द सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल। ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इफ द एनुअल यील्ड ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर्स is 8,000 rupees 8,000 and the supply price of the capital asset is 60,000। तो इस केस में MEC कैसे निकलेगी? तो MEC marginal efficiency of capital it is equals to prospective yield divided by supply price multiply by 100, क्योंकि परसेंटेज की टर्म में निकालना है। तो prospective yield होगी 8,000 divided by 60,000 multiply by 100, that is 13.3%। तो ये आंसर है, ये मैंने पहले का निकाल के रखा हुआ है। इफ द एनुअल एक्सपेक्टेड yield is ₹10,000, अब यहाँ 8,000 की जगह हमने क्या ले लिया 10,000, और सप्लाई प्राइस की वैल्यू गिवन है। तो इस केस में अगर हम इसको इस फॉर्मूले में डालेंगे तो 16.6% निकलेगा। तो ये हमें दिखाता है कि एमईसी किस तरीके से निकलता है। ये थोड़ा एक एग्जाम्पल टाइप हो गया। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा पेपर में एक एग्जाम्पल टाइप भी डाल देंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। इससे पेज भी भरते हैं और टीचर को भी पता लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है। Marginal efficiency of capital is directly related to prospective yield and इन्वर्सली रिलेटेड विद द सप्लाई प्राइस। तो पॉजिटिव रिलेशन है प्रोस्पेक्टिव यील्ड के साथ। तो जितना प्रोस्पेक्टिव यील्ड बढ़ता रहेगा उतना एमईसी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और जितना सप्लाई प्राइस की वैल्यू कम होगी उतना ही एमईसी की वैल्यू जो है बढ़ेगी। तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड के साथ पॉजिटिव रिलेशन और सप्लाई प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन। ठीक है। आगे चलते हैं। केन्स relates the prospective yield of a capital assets to its supply price, defines the MEC as equal to the rate of discount which would make the present value of the series of annuities मतलब annual returns given by the returns expected from the capital assets during its life just equal to its supply price। तो ये जो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिया है, ये केन्स ने लाइंस लिखी थी। वो भी ये कहते थे कि जो सिंपल वर्ड्स में MEC क्या होता है, एक रेट ऑफ डिस्काउंट होता है जिस पे हम प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर जो भी हमें एनुअल रिटर्न्स मिलने हैं उसको प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से डिस्काउंट करने की कोशिश करते हैं, और उसको सप्लाई प्राइस को देख के उसको डिस्काउंट करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले टाइम पे इसका सप्लाई प्राइस या मेंटेनेंस कॉस्ट या डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या रहेगा। सिम्बॉलिकली दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सप्लाई प्राइस इज इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, इसकी पावर 1 होगी, प्लस R2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 RN divided by 1 plus I whole raised to power n। ठीक है। where SP is the supply price or the cost of capital asset, R1 R2 R3 up to Rn are the
प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स, ये प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स है, और द सीरीज ऑफ एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न्स फ्रॉम द कैपिटल एसेट इन द ईयर्स 1 2 3 4 अप टू n। तो ये जो R1 R2 R3 ये प्रोस्पेक्टिव यील्ड है, जितने साल तक वो कैपिटल एसेट चलेगा। एंड I इज द रेट ऑफ डिस्काउंट विच मेक्स the capital asset exactly equal to the present value of the expected yield from it। तो I क्या है, डिस्काउंट रेट, जिसके हिसाब से हम डिस्काउंट रेट के जो पावर है वो 1 2 3 4 अप टू n तक बढ़ाई जा रहे हैं, तो इससे हमें एग्जैक्टली उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, दिस I is the MEC or the rate of discount which equates द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे ये जो आई है वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी कह सकते हो, इसको रेट ऑफ डिस्काउंट भी कह सकते हो, जो दोनों साइड्स को बराबर रखने की कोशिश करता है। इफ सप्लाई प्राइस ऑफ अ न्यू कैपिटल एसेट इज ₹1000, एग्जाम्पल के हिसाब से चल रहे हैं, एंड इट्स लाइफ इज 2 years, मान लेते हैं कि जो सप्लाई प्राइस है वो 1000 है और एक जो कैपिटल एसेट है उसकी जो लाइफ टाइम है वो 2 years है। इट इज़ एक्सपेक्टेड to yield ₹550 in the first year and 605 in the second year। तो उसके हिसाब से, एग्जाम्पल के हिसाब से, फर्स्ट ईयर में जो एक्सपेक्टेड यील्ड होगी वो ₹550 की होगी, अगर तो सेकेंड ईयर में 605 रुपीज़ की होगी। इट्स MEC इज़ 10% विच इक्वेट्स द सप्लाई प्राइस टू द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ दिस कैपिटल एसेट। तो इस केस में उसकी जो MEC है वो 10% होगी, विच इक्वेट्स, सप्लाई प्राइस को इक्वेट करेगी एक्सपेक्टेड यील्ड के हिसाब से। ठीक है, तो इसको किस हिसाब से करना है, मान लो यहाँ पे आ गया सप्लाई प्राइस, ये हो गया R1 1 + I raised to power I whole raised to power 1 एंड R2 नीचे इसको डिवाइड करेंगे 1 + I raised to power 2 अप टू n तक भी इसको कर सकते हैं, जैसे ऊपर फार्मूला लिखा है। तो ऊपर वाले एग्जांपल के हिसाब से हमने ये 1000 लिया, R1 कितना था 550, मतलब पहले साल का रिटर्न, दूसरे साल का रिटर्न, और ये जो I है ये 10% जो ऊपर हमने लिया है, तो 10% मतलब 0.1, और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया फार्मूले के हिसाब से। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करके इसको और इसको सॉल्व करके 500 प्लस दिस इट इज़ इक्वल्स टू 1000। तो मतलब हमने ये जो I नंबर ये लगाया इस हिसाब से कि ये दोनों इक्वेट हो जाएं। ठीक है, तो द R1 डिवाइडेड बाय 1 + I इज़ द प्रेजेंट वैल्यू, इसको हम प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं, ऑफ द कैपिटल एसेट। तो ये जो टर्म है या फिर ये वाली जो टर्म है ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, कैपिटल एसेट की प्रेजेंट वैल्यू। द प्रेजेंट वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ पेमेंट्स टू बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर, के फ्यूचर में हमें इसकी कितनी वैल्यू मिलेगी, इसके हिसाब से आज की वैल्यू कितनी है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच इट इज़ डिस्काउंटेड, ये डिपेंड करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जिस पे इसको डिस्काउंट किया जा रहा है। सपोज वी एक्सपेक्ट टू रिसीव ₹100 फ्रॉम अ मशीन इन ईयर्स टाइम, एक साल में एक मशीन से 100 ईयर्स जो है हम रिसीव करने को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 5%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, द प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ द मशीन इज़ PV इज इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाय 1 + I। तो ये कितना हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 को प्लस करेंगे 0.05 से, तो ये आ जाएगा 1.05, तो इसका आंसर आ जाएगा 95.24। तो इससे क्या पता लगा कि इफ़ वी एक्सपेक्ट कि भाई इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है जो 100 रुपीज़ की आज की वैल्यू है 95.24 है। इफ़ वी एक्सपेक्ट ₹100 फ्रॉम अ मशीन आफ्टर 2 years, अगर 2 साल के बाद करते हैं तो सेम फार्मूले में यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी 19.7। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कैपिटल एसेट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है I, इसके साथ जो इसकी जो वैल्यू होती है ये नेगेटिवली रिलेटेड होती है, इन्वर्स रिलेशन है। द लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, द हायर इज़ द प्रेजेंट वैल्यू एंड वाइस वर्सा। तो इसके साथ नेगेटिव रिलेशन है, अगर एक चीज़ ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। फॉर इंस्टांस, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 5%, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑफ ₹100 फॉर 1 year विल बी 95.24 ये वाली। ठीक है, एट 7%, अगर हम इसकी जगह 7% पुट करें तो ये हो जाएगी 93.45%, अगर 10% पुट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 90.01%। तो इससे पता लग रहा है जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम हो रही है। ठीक है, अब इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। The relationship between present value and the rate of interest can be explained with the help of diagram. The rate of interest I is shown on x-axis, जो rate of interest है वो x-axis पे है और present value को हमने y-axis पे लिया हुआ है। ठीक है, and present value is shown on y-axis. The curve PR, ये जो
PR कर्व है, इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन में ये नीचे जा रही है, समझ गई बात, तो ये नेगेटिव रिलेशन शो कर रही है। इफ़ द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज I1, अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है तो इसके सामने जो प्रेजेंट वैल्यू है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज P1। ऑन द अदर हैंड हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट I2, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है, लीड टू अ लोअर प्रेजेंट वैल्यू दैट इज P2, ठीक है। एंड व्हेन द प्रेजेंट वैल्यू कर्व PR कट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस Z, अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को Z को काट जाती है, द नेट प्रेजेंट वैल्यू बिकम्स 0। तो इस केस में नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV 0 हो जाती है, और इससे नीचे जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। As a matter of fact, the MEC is the expected rate of return over cost of new capital asset। तो नए कैपिटल एसेट की जो कॉस्ट है उससे ऊपर जो भी आपने जो प्रॉफिट कमाया, जो भी आपका है उसे MEC कहेंगे, जो भी आपका सरप्लस है कॉस्ट के ऊपर। In order to find out whether it is worthwhile to purchase a capital asset, it is essential to compare the present value of the capital asset with its cost or supply price। तो ये देखना कि भाई हमें नया कैपिटल एसेट खरीदना भी चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, परचेज करें कि ना करें, हमें ये देखना है कि हम जो प्रेजेंट वैल्यू है कैपिटल एसेट की उसको निकालें और उसको निकाल के कंपेयर करने की कोशिश करें कि उसकी कॉस्ट या सप्लाई प्राइस क्या होगी। अगर कॉस्ट से ऊपर आ रही है तो हम उसे लें, अगर नीचे आ रही है तो हम ना लें उसको, ठीक है। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कैपिटल एसेट एक्सीड्स इट्स कॉस्ट ऑफ बाइंग, कॉस्ट ऑफ बाइंग से ज़्यादा प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ रही है, इट पेज टू बाई इट, मतलब ये कह रही है कि भाई खरीदो उस चीज़ को क्योंकि प्रॉफिट होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन इट्स कॉस्ट, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल इन्वेस्टिंग इन दिस कैपिटल एसेट, तो इस कैपिटल एसेट पे इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। द सेम रिजल्ट्स कैन बी हेल्ड बाय अ कंपनी बाय कंपेयरिंग द MEC with the market rate of interest। सेम रिजल्ट्स मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी निकलेंगे। इफ़ MEC of a capital asset is higher than the market rate of interest at which it is borrowed, it pays to purchase the capital assets and vice versa। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी ज़्यादा आपको रिटर्न निकल के आ रहा है तो भाई लोन लेके वो काम कर लो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है और जो प्रॉफिट है उसमें से इतना नहीं आ रहा तो क्या फ़ायदा करने का। इफ़ द मार्केट इंटरेस्ट रेट इक्वल्स MEC of a capital asset, the firm is said to पोजेस द ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और MEC बराबर आ गए तो हम ये कहेंगे कि कंपनी के पास एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्टॉक है। इफ़ MEC इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से MEC हायर है, देयर विल बी अ टेंडेंसी टू बोरो फंड्स इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन न्यू एसेट्स। अगर MEC क्या है, MEC ज़्यादा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो आप ज़्यादा बोरोइंग करोगे, ज़्यादा बोरोइंग करके जो है नए कैपिटल एसेट खरीदने की कोशिश करोगे क्योंकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इफ़ MEC इज़ लोअर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, नो फर्म विल बोरो टू इन्वेस्ट इन कैपिटल एसेट, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में मान लो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ROI, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मान लो ये MEC कर्व है तो ये हो गया इक्विलिब्रियम। अगर ये चल रहा है ये हो गया इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे हो, इस इन्वेस्टमेंट पे हो तो भाई आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज़्यादा है और जो MEC है वो कम है तो ये नहीं करोगे। अगर यहाँ पे है तो MEC ज़्यादा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, समझ की बात। दस द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर अ फर्म टू होल्ड द ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक इज़ वेयर MEC इक्वल्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये वाला पॉइंट जहाँ पे MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होंगे, ठीक है। एनी डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन MEC एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट can be removed by changing the capital stock or by changing the rate of interest or both। तो अगर ये डिसइक्विलिब्रियम आ गया तो या तो हम कैपिटल को चेंज कर सकते हैं या रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर सकते हैं, उससे दोबारा से इसको इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। सिंस द स्टॉक ऑफ कैपिटल चेंजेस स्लोली, क्योंकि स्टॉक ऑफ कैपिटल तो स्लोली चेंज होता है, देयरफॉर चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिंगिंग इक्विलिब्रियम। तो रेट ऑफ कैपिटल स्टॉक इतनी आसानी से चेंज नहीं होगा, तो मतलब रेट ऑफ कैपिटल स्टॉक इतनी आसानी से चेंज करना मतलब नहीं होता, मुश्किल आ जाती है कैपिटल स्टॉक को चेंज करने में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है जिसको हम चेंज करके इकोनॉमी को दोबारा से इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। The above arguments which have been applied to a firm are equally applicable to the economy। तो जो above बातें हमने की हैं फर्म के लिए वो इकोनॉमी के लिए भी पूरा चलती हैं। Given figure shows MEC of an economy, ये जो गिवन फिगर है ये हमें बताती है कि MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पूरी इकोनॉमी में कितनी है। नीचे एक्स एक्सिस पे आ गया कैपिटल स्टॉक, वाई एक्सिस पे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट हैज़ अ नेगेटिव स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोप है इसकी, विच इंडिकेट्स दैट higher the MEC, the smaller
द कैपिटल स्टॉक। तो जितना जो है एमईसी ज़्यादा होगी, एमईसी ज़्यादा होगी उतना कैपिटल स्टॉक जो है कम होता रहेगा, मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप है इसके बीच में। और एज द कैपिटल स्टॉक इंक्रीजेज, जैसे जैसे कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा एमईसी गिरती रहेगी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन प्रोडक्शन। ऐसा होता क्यों है, नेगेटिव रिलेशन क्यों है ये नेगेटिव कर्व, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आते हैं प्रोडक्शन में। एज अ रिजल्ट द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कैपिटल एंड मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स। तो ये जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स है इसकी वजह से जो आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है वो भी गिरती है और मार्जिनल रेवेन्यू भी गिर जाता है। इन फिगर जो ऊपर वाली है, व्हेन द कैपिटल स्टॉक इज OK1 एमईसी इज OR1। तो जब ये OK1 था तो ये OR1 थी, जब ये OK2 हो गया, जैसे ही कैपिटल स्टॉक बढ़ा तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई, OR2 होगी। एज द कैपिटल इंक्रीज इज फ्रॉम OK1 टू OK2 द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल फॉल्स फ्रॉम OR1 टू OR2 द नेट एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक इज KK2। तो नेट एडिशन तो यही हुआ ना, सिर्फ ये वाला पोर्शन K1 K2, मैंने K2 कर दिया, K1 K2 था, विच रिप्रेजेंट्स द नेट इन्वेस्टमेंट इन द इकॉनमी। तो ओवरऑल इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट कितनी है, जितना कैपिटल स्टॉक बढ़ा, ये K1 K2, ठीक है। तो अब इसको कंक्लूड सा करते, फर्दर to reach the optimum or desired capital stock in the economy, the MEC must be equal to rate of interest। तो इक्विलिब्रियम कब होगा, जब marginal efficiency of capital और rate of interest बराबर होंगे। If as shown in the above figure the existing capital stock is OK1, the MEC is OR1 and the rate of interest is OR2। तो अगर हम ऊपर वाली फिगर में देखें तो everyone in the economy will borrow funds and इन्वेस्ट इन कैपिटल एसेट्स। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो क्या होगा, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे अगर मान लेते हैं, मैं इसको रब कर लेता हूँ कि कैपिटल स्टॉक इतना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इतना है, मगर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इतना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एमईसी से तो कम है ना, तो हर कोई बोरो करने चला जाएगा, इससे बोरोइंग्स बढ़ेंगी, ये बात याद रखना, जो मैंने ऊपर वाले डायग्राम में समझाया था, ठीक है, वैसे ही आपने करना है। दिस इज बिकॉज एमईसी जो OR1 है इज हायर, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हायर है देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस विल कंटिन्यू टिल, ये तब तक चलता रहेगा, इन्वेस्टमेंट तब तक बढ़ती रहेगी जब तक MEC कम्स डाउन टू द लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर नहीं आ जाते। व्हेन द MEC इक्वल्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी रीचेज द लेवल ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक। तो जब भी ये बराबर आ जाएंगे, आप इसमें ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये MEC होगी, तो जब तक ये बराबर आते हैं वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर ये वाली सिचुएशन है I1 कि भाई यहाँ पे MEC इतना ज़्यादा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो इस केस में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। और अगर ये वाली सिचुएशन आ गई I2, इस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है और MEC कम है, इस केस में इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो ये कम हो जाएगी और यहाँ से बढ़ जाएगी, तो दोबारा इक्विलिब्रियम में आता रहेगा ना। The fall in the MEC is due to the increase in the actual capital stock from OK1 टू ऑप्टिमम और डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक OK2। जो फॉल आएगा वो इस हिसाब से आएगा, ठीक है। द इंक्रीज इन द फर्म्स कैपिटल स्टॉक बाय K1 K2 इज द नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म, जो बताया था K1 K2 से बड़ा, बट इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच डिटर्मिन्स द साइज ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक इन द इकॉनमी। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस हिसाब से चेंज होता है उस हिसाब से कैपिटल स्टॉक को डिटर्मिन करना आसान हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम के पास पहुंचना और ज़्यादा आसान है। एज इट इज़ द MEC विच रिलेट्स द अमाउंट ऑफ डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, के रेट ऑफ इंटरेस्ट का और डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक का आपस में रिलेशन कौन बताता है, MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। दस द नेगेटिव स्लोप ऑफ MEC कर्व इंडिकेट्स दैट एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा, द ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीजेज, जो ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो पहले से बढ़ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।